नमस्कार दोस्तों। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। 12 अगस्त 2020 का इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी। चलिए हम देखते हैं, हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, यूके इंडिया यूके जो पैक्ट है, ट्रेड पैक्ट में आईपीआर को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बात की थी। सेंटर ने जो पैसा रिलीज़ किया है 6195 करोड़ के करीब, और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स 18 कोर सेक्टर्स में, जिसमें पावर और कोल इंपॉर्टेंट थे। फैक्ट्री आउटपुट जो कंट्रैक्शन हुआ था 16.6% का जून में लगातार हो रहा है, वो पिछले लेक्चर्स में इसमें डिटेल्स हैं। तो पीएम के जो नीति प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये डिजी कैश की बात चल रही है, ये शायद लाल किले से घोषित किया जाएगा। और मेक इन इंडिया के जो न्यू रिलीजेज हैं, फाइनेंशियल, सब हम लास्ट लेक्चर में। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें जो होगा टाइटर इंपोर्ट नॉर्म्स को हम बात करेंगे आज। हम रीमिया आरबीआई की जो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी जो लेके आए थे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अनाउंसमेंट हुई थी अभी लास्ट वीक, उसमें जो बैंक्स को लेकर के जो रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स की जो बात की गई थी, वो किस तरीके से होगी। बैंक्स को लेकर के इसमें कुछ मुश्किलें हैं, कुछ उनके जेन्यून कंसर्न्स हैं, हम बात करेंगे उस पर। और ओएनजीसी और गवर्नमेंट के जो टसल है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेटिक टसल भी है और कुछ इथिकल भी है, तो इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। इसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को लेकर इसमें चीफ मिनिस्टर्स के कुछ कंसर्न्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुछ इसमें गाइडलाइंस हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं। फिर आईटी रेट्स एंड कॉरपोरेशंस, फिर एसबीआई की न्यूज़। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए इसमें जिस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, तो टाइटर इंपोर्ट नॉर्म्स में अगर हम बात करें, कि इसमें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा वो होगा आपका कि किस तरीके के केमिकल्स और किस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो केमिकल्स की हम बात करें, सर्टेन केमिकल, प्लास्टिक, एससीएफसी और ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, जो इसको कंटेन करते हैं। एससीएफसी को ये ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स कहा जाता है, इसको इसकी श्रेणी में आता है। तो ये किस मिनिस्ट्री को करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मैंडेटरी है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बैंक्स वांट लोन रीस्ट्रक्चरिंग टू बी एक्सपेंडेड। बैंक्स का रिक्वेस्ट है कि इसको एक्सपेंड करें। इसके लिए उन्होंने लिखा है आरबीआई को कि इनको अलाउ किया जाए कि जो that have been for more than 30 days before the moratorium, because many of these trade companies has been hit by demand contraction। तो जो बैंक की रीजनिंग है वो किस बेसिस पे है कि ये जो कंपनीज हैं जिनके लिए हम वापस चाहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग को एक्सपैंड करना, वो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कि एक बहुत जेन्यून कंसर्न है। ऐसा इकोनॉमी में हुआ है। हमारी इकोनॉमी पिछले काफ़ी वक्त से, मतलब पहले ही कोरोना वायरस कोविड के इम्पैक्ट से, लॉकडाउन से पहले से ही हमारी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी, और कोविड के बाद पूरी दुनिया की हुई है। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पॉल क्रुगमैन ने लिखा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का इंटरेस्ट पेमेंट्स देना है, ये करीब करीब 100 कंट्रीज़ को इस साल के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो उसका एक ही सॉल्यूशन बचता है कि वो और डेप्थ में जाएंगे, फिर एक डेप्थ का कुचक्र शुरू होगा, और वो जो डेप्थ लिया जाएगा, बोरिंग किया जाएगा या टैक्सेस से लिया जाएगा, क्योंकि करेंसी छापना किसी गवर्नमेंट के हित में नहीं देखा गया है। चलिए हम आगे दें। और ये तीन ही तरीके हैं मेनली एज एन इकोनॉमिस्ट, इस पर सब एग्री करते हैं। चलिए आगे। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट वीक, इसमें गवर्नर शशिकांत दास ने इसको काफ़ी एक तरीके की बिग अनाउंसमेंट के तौर पे प्रोजेक्ट किया था। तो इन्होंने एक ओपन करी है विंडो, इसमें अगेन वो कोविड-19 के पैंडमिक को जिन्होंने इम्पैक्ट किया है लोन पोर्टफोलियोज़ को। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आप डेट देखें, इसकी जो स्ट्रैटेजी होगी 2010 से लेकर 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से और आपका बैंकिंग पर्सपेक्टिव से। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 एंड 2016 जिन्होंने डिले किया है, ये फिंच रेटिंग के हिसाब से, फिच रेटिंग के हिसाब से। तो फिच रेटिंग के बारे में यहाँ बताता चलूँ कि फिच रेटिंग, इसको तीसरे नंबर की रेटिंग एजेंसीज कहा जाता है। मूडीज़ हमेशा सबसे टॉप पे रही है, हमेशा वो उसकी बहुत सीरियसली ली जाती है, पूरी दुनिया में सीरियसली ज़्यादा। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। उसके बाद एक फिच रेटिंग्स आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो अडॉप्ट करेंगे। तो फिच को लेके, फिच की रेटिंग्स में थोड़ी सी फिच की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके, इसमें थोड़ी सी जिसको बोलते हैं कि मुश्किल आने वाली है सरकार को। तो ये जो उसके बाद जो है 5 to 8% ये जो है आपका जो लोन बुक होगा, ये रिकास्ट होगा आरबीआई की स्कीम के अंदर। ये किसका कहना है? इकरा का। इकरा जो है 1991 में बनी थी, और ये इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी के तौर पे, और ये बहुत रेप्यूटेड है। ये फाइनेंशियल बैंकर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे लोगों से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सम्मान है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो इसको भी बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं। अगर ये 5 to 8% कह रहे हैं तो इट्स वेरी सीरियस थिंग। और इसके बाद इकरा के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि एस्टिमेटेड 10 से 15% जो लोन है वो अंडर मोरेटोरियम होंगे। वी एस्टिमेट स्लिपेज जो होंगी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए
2021 के लिए 3 to 4% होगी। तो अगेन ये बहुत बड़ी अमाउंट है ओवरऑल ऑफ द बैंक्स। इसमें लार्जली जो होंगी वो SMA1 की होंगी, SMA2 की होंगी। अब ये क्या चीज़ें हैं दोनों मैं आपको बताता चलूँ। एक इसमें और टर्म यूज़ होती है SMA0 जिसको कहते हैं, वो कहते हैं तो बेसिकली वो होती है कि जिन्होंने पेमेंट को डिफ़ॉल्ट किया 0 से आपका 30 डेज़ में, और SMA1 जो है आपका 31 से 60 डेज़ में, और SMA2 है जो आपका ये 61 से 90 डेज़ के बीच में है। तो इन्होंने कहा है कि SMA0 को इन्होंने छोड़ दिया है, SMA1 SMA2। तो ये बैंकिंग में जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं उस लिहाज से ये अगेन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के लिए तो इसको वो घुमा के ही पूछेंगे। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कितना परसेंट है, डेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना प्रोजेक्शन है। बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए हम आगे। अब ये देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ओएनजीसी और गवर्नमेंट का जो फ्रिक्शनल पॉइंट है, ये काफ़ी एक तरीके का इथिकल और ये काफ़ी सीरियस ले चुका है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से चीज़ों को करती रही हैं, तो आई थिंक ब्यूरोक्रेसी वोंट बी गिविंग इनफ रेसिस्टेंस। तो इसको लेकर के ये मतलब गवर्नमेंट विल हैव इट, सो वट एवर इट वांट्स इट विल बी डन, और ये बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ टसल्स हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको हम हाईलाइट कर दें, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को ले लिया था। तो ओएनजीसी ने एग्जेम्पशन मांगी है कुछ गवर्नेंस प्रोविजंस को लेकर के। तो वो क्या है, जैसे इन्होंने कहा है कि इट डजेंट अप्लाई टू मेक गवर्नमेंट मेक्स बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि डोंट अप्लाई इट एज, क्योंकि गवर्नमेंट ही बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स करती है इसलिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो डिस्क्लोजर ऑफ बोर्ड्स, इवेल्युएशन ऑफ स्किल्स ऑफ डायरेक्टर्स ये नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट इसको मांग रही है। परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देना होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हाफ उसमें जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों और एक वुमेन डायरेक्टर हो। और थोड़ा इसको मैंने बुलेट फॉर्म में डाल दिया है। इसमें जो गवर्नेंस जो है नॉर्म्स मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और नॉट कंप्लाइंग विद, ये गवर्नमेंट का कहना है कि डिस्क्लोजर ऑफ बोर्ड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ स्किल्स ऑफ डायरेक्टर्स, परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नंबर ये से पहले भी कहा है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कंटेंशन ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड जो है डायरेक्टर्स वो इज मेड बाय द गवर्नमेंट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड करे, तो इसके लिए इनको पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है। तो मैटर बीइंग रेगुलरली प्रोड्यूस विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के साथ और रेगुलरली इसको परस्यू किया जाता है। और कुछ गवर्नेंस रूल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट उन रूल्स को ही थोड़ा बन देगी, थोड़ा फ्लेक्सिबल बना देगी एंड इट विल गेट द थिंग्स डन। चलिए इसमें एक है ये 35% जो कैप है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को लेके, ये सीएम की रिक्वेस्ट है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा है कि 35% कैप को अब रिव्यू किया जाए। तो मोदी जी ने कहा है कि अब सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, 72 आवर की डेडलाइन है, उसमें हम इन्फेक्शन को चेक कर सकते हैं। 1% से बिलो डेथ रेट है, 72 आवर्स बहुत क्रूशियल हैं। तो इसको लेकर के उनकी काफ़ी साफ गाइडेंस भी है, डायरेक्टिव भी है। तो इसमें जो टेकिंग पॉइंट्स हैं वो ये है कि 10 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, तो उसमें जो है कि जिन्होंने 80% इन्फेक्शन जहाँ पर देखा गया है और 80% जो डेथ्स हुई हैं। तो ये 10 जो स्टेट्स हैं इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद तमिलनाडु ने 9,000 करोड़ मांगे थे इस स्पेशल ग्रांट। तो किस स्टेट ने मांगे हैं 9,000 करोड़? पंजाब ने लिबरल फाइनेंशियल पैकेज की बात की थी। तो फिल द कलेक्शन गैप। तो ये जो मांगे उठी हैं ये किस स्टेट ने क्या कहा है ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें यूपीएससी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो फंसा देगी क्वेश्चन। अब बिहार ने कहा है कि स्टेट प्लान्स टू रेज टेस्टिंग ओवर 1 लाख अ डे, ये नीतीश कुमार जी की स्टेटमेंट थी। तो उन्होंने, मैंने खुद देखा था इसको, पढ़ा था। तो 1 लाख एक डे की तरफ वो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी बिहार क्योंकि फ्लड में है, अभी कैसे होगा इसका कोई ब्लूप्रिंट मुझे लगता नहीं है अभी है उनके पास एक क्लैरिटी है इसको लेके, पर उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। महाराष्ट्र ने कहा है कि उन्होंने प्रिवेंट किया है सेकेंड वेव ऑफ कोविड को, उसके लिए एफर्ट्स ऑन है और काफ़ी तरीके से किए जा रहे हैं। और जो आईटी रेड्स हुई हैं चाइनीज़ इंडिविजुअल्स पे, इसको हवाला को लेकर लोकल एसोसिएट्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है। तो जो टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि हवाला डील्स में हांगकांग और यूएस डॉलर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और सर्च एक्शंस इन्होंने लिया है अगेंस्ट चाइनीज़ इंडिविजुअल्स के जिन्होंने मोर देन 40 बैंक अकाउंट्स जो हैं, ये आएगी नहीं न्यूज़ किसी एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का कुछ हो रहा है। और अगर ये पूछा जा सकता है कि ये इस तरह के जो लॉज हैं उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसे किए जाता है, तो एज ए लॉ कंडीशंस में ये स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं। तो वहाँ पे तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो 40 बैंक अकाउंट्स वर क्रिएटेड डमी एंटिटीज एंटरिंग इनटू क्रेडिट मोर देन 1,000 करोड़ ओवर द पीरियड। तो सब्सिडरी ऑफ चाइनीज़ कंपनी रिलेट कैसे करती हैं, उसमें 100 करोड़ के बोगस एडवांसेस कैसे लिए जाए, शेल कंपनीज की बात हुई है। तो गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी सीरियस है। तो CBDT सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने स्टेटमेंट में कहा है, उन्होंने चाइनीज़ का नाम नहीं लिया है लेकिन रेड्स हुई हैं।
और ये सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी दिन की वो ये थी कि डॉटर्स को काफ़ी राइट दे दिया गया है एपिक्स कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इक्वल शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल शेयर रिस्पेक्टिव ऑफ फादर्स डेथ। और इसमें एक चीज़ जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। आप इसको याद रखिएगा तो आपको काफ़ी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इट विल बी अ सिटिंग डक फॉर यू। और इसके बाद एसेट रिकास्ट जो कॉस्ट है वो 15,000 करोड़ की फैसिलिटी है आरबीआई की तरफ से। इसके बाद ये फैसिलिटी क्लियर नहीं है कि कैसे ये दी जाएगी, लेकिन एसबीआई इसको कंसिडर कर रहा है। और सेंटर ने अलाउ किया है 4G का ट्रायल बेसिस 2 डिस्ट्रिक्ट में JNK का 15 अगस्त के बाद। और स्पेशल कमेटी इसको देखेगी। और अपॉलॉजीज, ये लेक्चर फिर से थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये सारी न्यूज़ जो थी इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड इस दिन के ऊपर कोई न्यूज़ छुट्टी नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसको किया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और गुड विशेस टू यू। नमस्कार दोस्तों।